ये आपका आज का संपादकीय पाठ है और संपादकीय पाठ आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में और इंटरव्यू में हर जगह मदद पहुंचाते हैं। चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो जितने अधिक से अधिक आर्टिकल इस तरह के एडिटोरियल मिला करें उन्हें जरूर आप लोग पढ़ा करिएगा। मोदी सरकार के लिए सबक। अभी आपने देखा है कि हमारे देश में चुनाव हुए हैं और आप सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला है। 2 बार तो मिला है, 2014 में भी मिला था, 2019 में भी मिला था। खराब टिकट वितरण, बाहरी नेताओं का आयात, पुराने कैडर की उपेक्षा जैसी समस्याएं भाजपा में बढ़ती हाईकमान संस्कृति की देन है। तो ये राजनीति की बातें हो रही हैं, फिर भी आप लोगों को पढ़ना है तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो वहां जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। आप देखिए, मोदी जी भी भारी बहुमत से नहीं जीते, इस बार 1.5 लाख वोट से जीते हैं और कई जगह उनकी स्थिति तो बहुत बुरी रही है, उनके कई मंत्री चुनाव हार गए। अप्रासंगिक होते वामपंथी दल। चुनाव नतीजे बताते हैं कि यदि वाम दल भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ते हैं तो इतिहास के पन्नों में सिमट जाएंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे विचारधारा वाले 2 दलों भारत और कम्युनिस्ट पार्टियों के उत्कर्ष और पराभव की भी कहानी कहते हैं। राष्ट्रवादी विचार को लेकर चलने के कारण भाजपा जहां आज सत्ता के शीर्ष पर है, वहीं राष्ट्र विरोधी विचार के कारण देश में वामपंथों को नकारा जा रहा है। और आप सोचिए कि कई राज्यों में इनकी सरकार हुआ करती थी, अब ना के बराबर बची हुई है। आज भारत में कम्युनिस्ट नामधारी कई पार्टियां हैं, जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीआई हो गई, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि सीपीएम हो गई, सीपीआई एमएल हो गई लिबरेशन, सीपीआई एमएल हो गई लिबरेशन रेड स्टार और सीपीआई एमएल लिबरेशन रेड फ्लैग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यूनाइटेड और सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया कम्युनिस्ट। इसके अलावा रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से भले कम्युनिस्ट या फिर मार्क्स या लेनिन ना जुड़ा हो, पर उनकी विचारधारा आप देखते हैं कि भी वामपंथी है और वे वाम गठबंधन में शामिल हैं। सीपीआई से टूटकर सीपीएम, सीपीएम से टूटकर सीपीआई एमएल लिबरेशन और लिबरेशन से टूटकर लिबरेशन रेड स्टार और लिबरेशन रेड फ्लैग जैसे दल बने। और अलोकतांत्रिक, असहिष्णु एवं हिंसा के पक्षधर वामपंथ में संवाद, सहयोग और समन्वय का अभाव तथा विदेश परस्त नीतियां उनके विभाजन के प्रमुख कारण बनते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीएम 3 तो सीपीआई 2 सीटों पर जीती थी और इस बार लोकसभा चुनाव में सीपीएम केरल से 1 और तमिलनाडु से 1 और राजस्थान से 1 यानी कुल 3 सीटें जीती है और सीपीआई तमिलनाडु से 2 सीटें जीती है। साथ ही सीपीआई एमएल लिबरेशन बिहार से 2 और तथा आरएसपी केरल से 1 सीट जीतने में सफल रही है। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं और कभी इस राज्य में 28 सीटें जीतने वाली सीपीएम विगत लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाई है और इस बार भी नहीं खोल पाई है और इस बार के चुनाव में मात्र 1 सीट पर ही वह दूसरे स्थान पर रही है। स्पष्ट है कि अब बंगाल उसके हाथ से पूरी तरह फिसल चुका है और लंबे समय तक आप देखिए पश्चिम बंगाल में लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनका शासन भी रहा है। सीपीआई का वर्ष 1964 में विभाजन हुआ था। दूसरे धड़े ने अपना नाम सीपीएम रखा। 1967 के लोकसभा चुनाव में बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में जहां कम्युनिस्ट पार्टी का खासा जनाधार था, यहां ये दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ लड़े। बंगाल में दोनों 5-5 सीटें जीते भी धीरे धीरे ये दोनों राज्य विशेष में अपना जनाधार बनाने लगे। त्रिपुरा, बंगाल, केरल में वामपंथी जनाधार पर सीपीएम का कब्जा, तो बंगाल से सटे बिहार, उत्तर प्रदेश में सीपीआई का असर हो गया। 1991 में सीपीआई पूरे देश में 14 सीटें जीती थी और जिसमें बिहार की हिस्सेदारी 8 थी। हालांकि 1996 के बाद से उत्तर प्रदेश तो 1998 के बाद से बिहार में सीपीआई अपना खाता भी नहीं खोल पाई। अब बिहार के वामपंथी जनाधार पर सीपीआई एमएल लिबरेशन का कब्जा हो गया है और 2020 में हुए विधानसभा के चुनाव में सीपीआई एमएल लिबरेशन ने 19 सीटों पर लड़कर 12 सीटें जीतने में सफल रही थी और सीपीआई तथा सीपीएम दोनों 2-2 सीटें ही जीत पाई थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बिहार में सीपीआई एमएल लिबरेशन भाजपा के आरके सिंह तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा को हराने में सफल हुई है और 3 सीटें लड़कर 2 सीटों पर विजय प्राप्त होने से सीपीआई एमएल लिबरेशन के समर्थक उत्साहित हैं और कुछ वामपंथी विचारक इसे वामपंथ के पुनरुद्धार से जुड़कर नई नई भविष्यवाणी कर रहे हैं
और ध्यान रहे कि बिहार में वामपंथी दलों का गठबंधन जातिवादी राजनीति के वाहक राजद के साथ था, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से। वर्ग की बात करने वाले जाति की राजनीति करने वाले से हाथ मिलाकर इतरा रहे हैं। और इस गठबंधन में कांग्रेस भी है, जबकि 2008 के में सीपीएम के तत्कालीन महासचिव प्रकाश करात ने सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की थी कि भविष्य में वह कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। और केरल में तो नहीं, पर बंगाल, त्रिपुरा और बिहार में वह कांग्रेस से गठबंधन का लोकसभा चुनाव लड़े हैं। बंगाल में कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन में आरएसपी और फॉरवर्ड ब्लॉक भी शामिल थे, लेकिन कूच बिहार और पुरुलिया में कांग्रेस ने आरएसपी के उम्मीदवार के खिलाफ अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। और देखिए, मैं गठबंधन की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि कभी भी कोई भी नेता किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी से गठबंधन हो सकता है। आज के समय में नेताओं का और पार्टियों की कोई विचारधारा से लेन देन नहीं है। और जब आप देखिए जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और बीजेपी के बीच गठबंधन हो सकता है, शिवसेना और आप देखते हैं कि कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मायावती के बीच गठबंधन हो सकता है, तो देश में कुछ भी हो सकता है। बंगाल में जिस कांग्रेस का विरोध कर सीपीएम दशकों राज्य की सत्ता पर काबिज रही, उसी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन करती है, उसकी करारी हार होती है। और आप देखते हैं तो यह मतदाता नहीं, कम्युनिस्ट नेतृत्व का दोष है। बंगाल आज राजनीतिक हिंसा और वोटों के अपहरण का पर्याय बन गया है। यहाँ इस संस्कृति का बीजारोपण सीपीएम नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने ही किया था, और अब वामपंथी दल ममता बनर्जी पर लोकतंत्र के अपहरण का आरोप लगा रहे हैं। बंगाल में लगातार हो रही हार पर सीपीएम के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने कहा कि अब हमें भी आईफैक जैसी पेशेवर संस्था का सहारा लेना चाहिए ताकि पार्टी को फिर से पटरी पर लाया जा सके। वैसे भी वर्तमान में चुनाव इंटरनेट मीडिया पर कुछ ज्यादा निर्भर होता जा रहा है। वाम दलों की पराजय और बिखराव पर वामपंथी विचारक भले सार्वजनिक रूप से अपनी कमी को स्वीकार न करें, पर उनके अवसान का कारण वे खुद हैं। चीन के विस्तारवाद पर चुप्पी, बांग्लादेश के निर्माण का विरोध तथा अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की घोषणा से सीपीएम बेनकाब हो गई। अगर वामपंथी भारत विरोधी विचार नहीं छोड़ेंगे तो उनका इतिहास के पन्नों में सिमटना तय है। लेखक बिहार विधान परिषद के पूर्व सदस्य हैं, इनका नाम है हरेंद्र प्रताप। इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय जरूर बताया करिएगा। समन्वय की शक्ति, वास्तव में जीवन समन्वय का ही प्रतीक है, और जब विभिन्न तत्वों में समन्वय है तभी गति है, गति है तभी चेतना है, चेतना है तभी जीवन की संज्ञा है। और यदि जगत के तत्वों का समन्वय भंग होता है तो वे जड़ता को प्राप्त हो जाते हैं, और जड़ वस्तु में चेतना नहीं होता है और वह निर्जीव हो जाती है। और स्पष्टता जीवन के लिए समन्वय आवश्यक है, और तत्वों के समन्वय में एक लय होता है, और इस लय से राग बनता है, और राग सौंदर्य को उत्पन्न करता है, और सौंदर्य मन और भावना में लगाव का भावबोध जगाता है। यही लगाव इस संसार का मूल गुण है, और इसी से किसी वस्तु का अस्तित्व है। यदि हम गहनता से विचार करें तो पाएंगे कि समन्वय एक सुव्यवस्था है। यह व्यवस्था ही किसी तत्व, वस्तु या फिर व्यक्ति के स्वरूप को निर्धारित करती है। और विज्ञान के दृष्टिकोण से यदि कहें तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु आपस में मिलते हैं तब पानी बनता है। यदि ये परमाणु आपस में मिलने से मना कर दें तो पानी का अस्तित्व संभव नहीं है, और उनका यह मिलना एक निश्चित व्यवस्था के तहत होता है। यह समन्वय की एक व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के भंग होने या किसी नए अनुपातिक संयोजन से पानी नहीं बन सकता है। और समन्वय में सभी तत्व अपने अस्तित्व को एक में मिला देते हैं, और जैसे हल्दी और चूने के मिलने पर हल्दी अपना पीला और चूना अपना सफेद रंग छोड़कर लाल रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। और यही समन्वय का दर्शन है। वस्तुतः समन्वय से ही सामर्थ्य, शक्ति, साहस और सहकार है। और जैसे हमारे शरीर के सारे अंग समन्वय के साथ मिलकर जीवन का संचालन करते हैं, ठीक वैसे ही समाज के संचालन के लिए इसके सभी अंगों का समन्वय आवश्यक है। व्यक्ति से समष्टि तक यह समन्वय हमें सभी जगह दृष्टिगोचर होता है। इसी समन्वय की शक्ति से यह पूरा ब्रह्मांड संचालित है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग, देखा करिएगा। एक परीक्षा की विश्वसनीयता, अभी आपने देखा है नीट पर जिस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप सभी जानते होंगे कि इसकी संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। तो मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की परीक्षा यानी कि नीट में अनियमितता को लेकर जो सवाल उठे हैं उनमें से ग्रेस मार्क्स के मामले का समाधान होना संतोष की बात है। 1563 छात्रों को परीक्षा में देरी के आधार पर जो ग्रेस मार्क्स दिए गए थे वे रद्द कर दिए गए हैं,
और इसके चलते इन छात्रों को दोबारा परीक्षा देनी होगी या फिर ग्रेस मार्क के बगैर ही काउंसलिंग में शामिल होना होगा। और ऐसे लगभग सभी छात्र दोबारा परीक्षा देना पसंद करेंगे ताकि अपनी रैंकिंग बेहतर कर सकें। चूंकि ऐसे छात्रों की संख्या अधिक नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी कि एनटीए को उनकी दोबारा परीक्षा लेने में कोई समस्या नहीं होगी और वे छात्र भी संतुष्ट होंगे जो ग्रेस मार्क्स देने के नियम का विरोध कर रहे थे। यह विरोध उचित ही था क्योंकि यह समझना कठिन था कि परीक्षा में देरी के आधार पर इस तरह के ग्रेस नंबर देना कैसे दिए गए और कुछ छात्र 100% नंबर पा गए। और ग्रेस मार्क्स देने को लेकर इसलिए भी संदेह उभर आया था क्योंकि एक ही परीक्षा केंद्र के कई छात्र छात्राओं को 100% अंक हासिल हो गए थे। और अच्छा होगा कि भविष्य में ग्रेस मार्क्स देना बंद किया जाए। यदि छात्रों को किसी कारण परीक्षा में देरी का सामना करना पड़े तो उन्हें दोबारा परीक्षा देने की सुविधा दी जाए। और ग्रेस मार्क्स का मसला हल होने के बावजूद मामला अभी पूरी तौर पर शांत नहीं हुआ क्योंकि अनेक छात्र, अभिभावक और विपक्षी नेता नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी किसी अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचा है और उसने काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग पर विचार करने से ही मना कर दिया है। संभवतः इसका कारण यह है कि जो भी नीट में धांधली का आरोप लगाकर दोबारा परीक्षा की मांग कर रहे हैं वे इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने का कोई प्रमाण नहीं दे सके। यह सही है कि बिहार में कुछ सॉल्वर गिरफ्तार किए गए थे, लेकिन अभी ऐसे प्रमाण सामने नहीं आए कि प्रश्न पत्र लीक हो गए थे। शायद इसी कारण की शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी यह दावा कर रहे हैं कि नीट में कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। इस सब के बावजूद यह अच्छी बात नहीं है कि नीट की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़े हुए हैं और इस परीक्षा का आयोजन करने वाली संस्था एनटीए को भी सवालों से दो चार होना पड़ रहा है और उसकी परीक्षाओं को लेकर संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। जहां सरकार को प्रतियोगी परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वहीं संकीर्ण स्वार्थों के चलते परीक्षाओं की विश्वसनीयता को संदिग्ध बताने वालों को बेनकाब भी करना होगा क्योंकि कुछ राजनीतिक दल और कोचिंग संस्थाएं अपना उल्लू सीधा करती दिख रही हैं। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए मैं कहता हूं कि परीक्षाएं ईमानदारी से होना चाहिए, उसमें कहीं भी कोई धांधली की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो लोग ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं उनका कम से कम भरोसा बना रहे कि हम मेहनत करेंगे तो हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन आप देखते हैं कि आप पेपर देकर घर नहीं पहुंच पाते हैं और मालूम चलता है कि भैया पेपर आउट हो गया, पेपर में धांधली हो गई। मनोबल टूटता है एक तरह से बच्चों का। माफिया पर अंकुश तो पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में कई तरह की माफिया सक्रिय हैं। नशा माफिया युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि खनन और वन माफिया पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। और नशा माफिया के खिलाफ पुलिस की मुहिम का असर दिख रहा है और जो परीक्षा माफिया होते हैं वो परीक्षाओं में को नुकसान पहुंचा रहे हैं। राज्य में हर दिन नशा तस्कर और नशीले पदार्थ पकड़े जा रहे हैं। उधर खनन माफिया और वन माफिया भी अपने कृत्य से बाज नहीं आ रहे हैं और इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक नहीं लग पा रही। नदियों एवं खड्डों से भारी मात्रा में रेत, बजरी और पत्थर निकाले जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों से ये सामग्री अन्य राज्यों में भेजी जा रही है। अवैध खनन करने पर कार्रवाई मात्र चालान तक ही सीमित रहती है। यही कारण है कि इस पर रोक नहीं लग पा रही है। हैरानी की बात है कि कई टिप्पर, ट्रक, ट्रैक्टर खनन सामग्री के साथ पकड़े जाते हैं। कुछ दिन तक इन वाहनों को सीज भी किया जाता है, लेकिन छुड़वाने के बाद इन्हें अवैध खनन में झोंक दिया जाता है और अवैध खनन के प्रभाव भी नजर आने लगे हैं। राज्य की अधिकतर पेयजल योजनाएं नदियों एवं खड्डों के किनारे स्थित हैं और अवैध खनन के कारण इसमें जल स्तर भी निरंतर कम हो रहा है। अवैध खनन के कारण ही बरसात में नदी नाले रूख में बदल रहे हैं और इससे भारी नुकसान भी हो रहा है। भूजल स्तर में गिरावट के अलावा पेयजल परियोजनाओं को पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। राज्य के कई क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित हो रही है। लोग पेयजल के लिए भटक रहे हैं। सरकार एवं प्रशासन को हर तरह की माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है और स्थानीय स्तर पर जनप्रतिनिधियों को भी सतर्क होना होगा और आम लोगों को भी इसमें सहयोग भी इसमें आवश्यक हो जाता है। और इसमें आप देखिए जो भी माफिया रहते हैं उसमें नीचे से ऊपर तक सब शामिल रहते हैं। रेत माफिया की बात कर लीजिए या फिर आप देखते हैं कि पत्थर तोड़ने में देख लीजिए, पत्थर की देख लीजिए। बिहार झारखंड में आपने सुना होगा, यहाँ भी रेत माफिया काफी चल रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य रेत भेजी जा रही। कैंसर ने बढ़ाई युवाओं की चिंता। तो ये आप देखिए हाल ही में गैर लाभकारी संस्था कैंसर मुक्त फाउंडेशन द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि युवा पीढ़ी में कैंसर के मामलों में वृद्धि हो रही है और इसकी हेल्पलाइन के माध्यम से दूसरी सलाह लेने वाले 20% कैंसर रोगी 40 वर्ष से कम आयु के थे और देश में 5 में से एक कैंसर का मामला 40 वर्ष से कम आयु के पुरुषों और महिलाओं में पाया गया और लगभग 60% लोग रोगी पुरुष होते हैं। CMF को हैदराबाद से सबसे अधिक काल प्राप्त हुआ है और उसके बाद मेरठ और मुंबई का स्थान आता है
और भारत को अब दुनिया में कैंसर राजधानी माना जाता है। और वैसे तो कैंसर के 100 से अधिक विकार हैं, लेकिन इनमें प्रमुख हैं स्तन कैंसर, गर्भाशय का कैंसर, मस्तिष्क कैंसर, हड्डी का कैंसर, मूत्राशय का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, त्वचा का कैंसर, पेट का कैंसर, थायराइड कैंसर, मुंह एवं गले का कैंसर। आमतौर पर शरीर का वजन बढ़ने एवं शारीरिक गतिविधियों में कमी, दोषपूर्ण तथा असंतुलन आहार, व्यायाम न करने, नशे के रूप में अधिक मात्रा में शराब का सेवन करने से इस रोग का शिकार होने की आशंका अधिक होती है। एक बात आप खुद सोच के देखिए, इस तरह की जो नशे वाली चीजें होती है उस पर चेतावनी लिखी रहती है, लेकिन फिर भी लोग खाते हैं। और चाय कॉफी जैसे पेय पदार्थों की आदि व्यक्ति को भी कैंसर होने का खतरा अधिक होता है, क्योंकि इसमें कई हानिकारक तत्व पाए जाते हैं। कैंसर एक अनुवांशिक रोग है और कई बार आप देखिए ये रोग कैंसर पीड़ित माता पिता के बच्चों में भी उनके जीने के जरिए पहुंच जाता है, जीन के जरिए। दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण भी कैंसर के मामले हो रहे हैं। हालांकि भारत में स्वास्थ्य सेवा का बुनियादी ढांचा कैंसर के बढ़ते मामलों के साथ तालमेल बैठाने के लिए संघर्ष कर रहा है और कैंसर उपचार केंद्रों, विशेषज्ञ डॉक्टरों और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों की कमी प्रभावी कैंसर प्रबंधन में बाधा बन रही है। और भारत में बढ़ते कैंसर के संकट से निपटने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों में के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। कैंसर से पीड़ित लोगों की घटती उम्र का देश के स्वास्थ्य, व्यक्तिगत और पारिवारिक एवं बजट, अर्थव्यवस्था, समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। और देखिए इस तरह के कैंसर जो होते हैं उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर तो पड़ता ही है, परिवार पर भी पड़ता है, देश की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है और देश के विकास पर भी पड़ता है। 40 वर्ष से कम आयु के लोग उत्पादक व्यक्ति होते हैं, कामकाजी लोग होते हैं, कामकाजी आयु वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। उनमें से अधिकांश के परिवार होते हैं। कैंसर से लड़ने की रणनीति पर नए सिरे से ध्यान दिया जाना चाहिए। लोगों को जीवन शैली में जरूरी बदलाव के बारे में जानकारी दी जानी चाहिए। कैंसर को जांच, शुरुआती पहचान और उपचार के लिए समुचित सुविधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कैंसर पर अधिक अध्ययन और शोध भी होना चाहिए जो बीमारी से लड़ने में उपयोगी होंगे। और एक बात याद रखिएगा, क्या रहता है कि अब देखिए किसी गरीब को अगर कैंसर हो जाए तो उसका तो परिवार लगभग खत्म है, क्योंकि इतना महंगा इलाज ही आप लोगों को देखने को मिलता है। और ये बात हमेशा उठती रहती है कि कम से कम इलाज तो मैं कहता हूँ कि फ्री होना चाहिए, हर किसी की पहुंच इलाज तक आसानी से होनी चाहिए। एक इलाज की बात हो गई और एक शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई। याद देखिए टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख सकते हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। नीट यूजी विशेष छात्रों की फिर से होगी परीक्षा, जो आप लोगों को बताया जा रहा है ना, उसी की बात हो रही है। तो अंततः नीट के आंदोलन, छात्रों के आंदोलन ने अपना असर दिखा ही दिया। वस्तुतः नीट यूजी 2024 की परीक्षा में 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे और जिनका विरोध आंदोलन और छात्र कर रहे थे। लिहाजा ग्रेस मार्क्स पर पाए छात्रों के परिणाम को रद्द कर दिया गया है और इन्हें परीक्षा देने का दोबारा मौका दिया जाएगा। ये देना चाहें तो दे सकते, नहीं देना चाहें तो नहीं दीजिएगा। मेडिकल में प्रवेश की राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के 4 जून को जारी नतीजों को लेकर हंगामा मचा हुआ है और इस प्रवेश परीक्षा में शामिल छात्र स्वयं के साथ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए इसे रद्द करके एसआईटी जांच की मांग कर रहे हैं। और हैरानी की बात है कि देश की इस सबसे महत्वपूर्ण परीक्षाओं में से एक का रिजल्ट तो 4 जून को आया था, लेकिन छात्र गड़बड़ी की बात 1 जून से ही कर रहे थे। इस संबंध में पर्चा लीक होने जैसी गड़बड़ी का आरोप इस साल मई से ही लग रहा था। 4 जून को जब रिजल्ट आ गया एवं एक परीक्षा केंद्र से 67 छात्रों को पूरे 720 नंबर मिले, बात सामने आई, तब आप देखिए तब से तो यह आंदोलन बहुत तेज हो गया था कि एक ही सेंटर से 67 छात्रों को 720 में से 720 नंबर कैसे आ सकते हैं और माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। लेकिन 10 जून को सुप्रीम कोर्ट में इस संबंध में लगाई गई याचिकाओं पर 11 जून को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट ने माना कि नीट परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसका जवाब एनटीए को देना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं लगाई गई थी उनके अनुसार कई परीक्षा केंद्रों पर गलत पेपर बांटे, इस गड़बड़ी की जांच कराई जाए और परीक्षा दोबारा कराई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की वेकेशनल बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए उम्मीदवारों की हो रही काउंसलिंग को रोकने से इनकार करते हुए इस मामले में अगली सुनवाई 8 जुलाई को करने का निर्णय लिया। कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर छात्रों को निराशा हुई, क्योंकि इस निर्णय का भविष्य स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने पहले से तय कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में यह तथ्य अंतर्निहित है कि इस परीक्षा के घोषित नतीजों पर अब कोई परिवर्तन संभव नहीं होगा। लेकिन यह अनुमान 2 दिन बाद 13 जून को गलत साबित हुआ, जब देश की सर्वोच्च अदालत में केंद्र सरकार ने कहा कि जिन छात्रों को ग्रेस मार्क्स हासिल हुए उन सबके
नतीजे रद्द कर दिए गए। और इसलिए जिन छात्रों के बारे में माना जा रहा था कि उन्हें चुपके से प्रशासन द्वारा मदद पहुंचाई गई, वह मदद रद्द कर दी गई। और आप देखेंगे कि अब नए सिरे से इन टॉपरों को अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। इस संबंध में सर्वोच्च अदालत में याचिका काफी पहले से ही दायर हो रखी थी और जिस पर पहली बार 11 जून को सुनवाई हुई। और मालूम हो कि नीट परीक्षा के परिणामों को लेकर हंगामा केवल दिल्ली में ही नहीं हो रहा है, बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी नीट यूजी 2024 परिणाम आने के पहले ही हो रहा है। और यहाँ भी इस संदर्भ में कई याचिकाएं दायर हुई हैं। और इन याचिकाओं में विशेष तौर पर यह बात कही गई थी कि रिजल्ट में ग्रेस मार्क्स देना एनटीए का मनमानी फैसला है। छात्रों को 718 719 मार्क्स देने का कोई मैथमेटिकल आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी एनटीए को नोटिस तो जारी किया और उससे जवाब भी मांगा कि आखिर देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा एजेंसी की विश्वसनीयता क्यों भंग हुई है। लेकिन आप देखिए, असली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एडमिशन के लिए काउंसलिंग जारी रखने का फैसला लिया, और उससे यह साफ संदेश गया कि उसकी इस कार्रवाई से इस परीक्षा के नतीजों पर कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 13 जून को यह बदलाव साफ तौर पर देखने को मिला। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने नीट के परिणाम को रद्द करने का निर्णय नहीं लिया, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह भी मानता है कि जो छात्र इस परीक्षा को पास हो चुके हैं, दोबारा परीक्षा कराए जाने पर उनका भविष्य दांव पर लग सकता है। और छात्रों का कहना है कि एक ही परीक्षा के केंद्र से 67 छात्र ऑल इंडिया रैंक कैसे हासिल कर सकते हैं, और उसमें भी सभी के पूरे 720 अंक कैसे मिल सकते हैं। याचिका में कहा गया है कि जब एनटीए की गाइडलाइन में ग्रेस मार्क्स देने की कोई बात ही नहीं थी, तो फिर ग्रेस मार्क्स क्यों दिए गए। और हालांकि आरोप जिन गड़बड़ियों को लेकर लगाए गए, एनटीए ने करीब करीब सभी के जवाब दिए हैं। मसलन इस आरोप पर 67 छात्रों को AIR1 कैसी मिली, इस पर एनटीए का कहना है कि जिन 67 स्टूडेंट को सर्वोच्च नंबर मिले, उन्हें AIR1 रैंक नहीं मिली, उन्हें टॉपर भी नहीं माना जाएगा। उसके मुताबिक 67 में से 44 स्टूडेंट को आंसर की में हुए बदलाव की वजह से बोनस मार्क्स मिले, और जिससे इन छात्रों ने परफेक्ट स्कोर किए हैं। और एनटीए ने इस सवाल का भी जवाब दिया कि 44 स्टूडेंटों को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, और उनके मुताबिक केमिस्ट्री में एक सवाल पूछा गया था जिसका आंसर की में ऑप्शंस का एक सही था, पर एनसीईआरटी किताबों के हिसाब से ऑप्शन 3 सही था, और इसलिए जिन छात्रों ने ऑप्शन 3 मार्क किया था उन्हें बोनस मार्क्स दिए गए थे। और इस तरह देखा जाए तो एनटीए नकारती है कि किसी छात्र को मनमाने तरीके से ग्रेस अंक देकर उनकी रैंक एक नंबर की गई है। लेकिन गड़बड़ी का आरोप महज परीक्षा में हुई गड़बड़ी तक नहीं सीमित है। बात भरोसे की, लेकिन जिन जिन के पास इस भरोसे को बनाए रखने की अथॉरिटी है, वो इस पर ध्यान देने के बजाय अपनी बात मनवा कर ताकत का इजहार कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, देखिए, कम से कम भाई इस तरह के एग्जाम तो निष्पक्ष रखिए। लाखों छात्र जिसमें शामिल होते हैं। सवालों के घेरे में नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित की जाने वाली देश की महत्वपूर्ण परीक्षा नीट के परिणाम को लेकर घमासान मचा हुआ है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने और काउंसिल रोकने से मना कर दिया। साथ ही एनटीए को अपना पक्ष रखने के लिए समय देते हुए यह भी कहा कि परीक्षा को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कराना चाहिए। परीक्षा की पवित्रता पर जो सवाल उठ रहे हैं वह मामूली बात नहीं है। पवित्रता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। कोर्ट ने परीक्षा को शुचिता बनाए रखने की हिदायत देते हुए अपना पक्ष रखने की बात करते हुए 8 जुलाई की तारीख दी है। और अब सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी से कहीं चूक हुई है। यदि ऐसा हुआ है तो यह बात बहुत चिंताजनक बात है। इस बात की नीट की परीक्षा में कुछ सेंटरों पर परीक्षा देर से शुरू हुई, जिस कारण वहां पर परीक्षा दे रहे प्रतिभागियों को अतिरिक्त अंक यानी ग्रेस मार्क्स प्रदान किए जाने की बात सामने आई है। अब जब परिणाम आ चुका है तो अन्य अभ्यर्थियों को यह बात नागवार लग रही है। बिना सवाल हल किए ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। और इससे पहले भी एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली कई परीक्षाओं के अलग अलग केंद्रों पर देर से परीक्षा शुरू हुई। कहने का मतलब यह है कि अनियमितता पहले से हो रही है, और सबसे पहले तो इस एजेंसी को अपना सिस्टम दुरुस्त करने की आवश्यकता है। कभी सर्वर तो कभी आप देखिए परीक्षा केंद्रों की अव्यवस्था की वजह से अभ्यर्थियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि एजेंसी स्वयं एक बड़ी परीक्षा यूजीसी नेट को ऑफलाइन मोड में 18 जून को आयोजित करने जा रही है। जब देश भर में नीट को रद्द करने की मांग की जा रही है तो एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली एक और परीक्षा एनसीईटी
अव्यवस्था की भेंट चढ़ गई और जिसके द्वारा देश भर के प्रतिष्ठित संस्थानों में एकीकृत बीएड यूजी में प्रवेश मिलता है और इनका पेपर इसलिए रद्द करना पड़ा क्योंकि परीक्षा आरंभ होने के 1.5 घंटे तक कई केंद्रों पर स्क्रीन पर प्रश्न पत्र ही नहीं आया और इससे एजेंसी के सिस्टम में व्याप्त अव्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। उधर नीट की परीक्षा में ग्रेस मार्क्स देने वाले मसले पर एनटीए का कहना है कि और उसने इसके लिए समिति गठित की थी और विशेषज्ञों की एक समिति की संतुष्टि पर ही ऐसा किया है, परंतु परीक्षा एजेंसी इस निर्णय की समीक्षा के लिए एक दूसरी समिति गठित करने की बात भी कह रही है और इन दलीलों के बावजूद जो सवाल खड़े हैं उनका समाधान निकलता नजर नहीं आ रहा है। और वस्तुतः परीक्षा सुधार के क्रम में ही राष्ट्रीय स्तर पर एक एजेंसी का गठन इसलिए किया गया था ताकि देश की महत्वपूर्ण परीक्षाओं का आयोजन सही तरीके से हो पाए और इससे प्रतियोगी छात्रों को भी सुविधा हुई है। पहले अलग अलग राज्यों द्वारा अलग अलग प्रवेश परीक्षा ली जाती थी, एनटीए के माध्यम से इसे एक रूपता प्रदान की गई। यह विशुद्ध रूप से ऐसी एजेंसी है जिसका काम पूरे साल परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना है और फार्म भरवाना और परीक्षा करवाना है और इस स्वायत्त संस्था को अपना काम पूरी ईमानदारी और समर्पण से करना चाहिए। देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रवेश परीक्षा से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की पात्रता परीक्षाओं के लिए आयोजनों में लगातार किसी न किसी रूप से शिकायत आ रही है, तो इससे एनटीए की कार्यशैली पर प्रश्न खड़ा होता है। पिछले दिनों दिल्ली में सीयूईटी की परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहुंचने के बाद पता चला कि उनकी परीक्षा रद्द कर दी गई। ऐसे में एनटीए की समीक्षा की जानी चाहिए और क्या इसका गठन जिन उद्देश्यों को लेकर हुआ था वह पूरा हो पा रहा है या नहीं। और बड़ी ईमानदारी से मैं कहता हूँ कहीं कोई कमियां हैं तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, उन्हें सुधार होना चाहिए, सीधी सी बात है, उसमें गलत क्या है। ना कि आप देखते हैं कि हिला हवाली करके आप देखते हैं कि छोड़ देना लीपापोती करके। साफ सुथरी ईवीएम, इस बार आप देखते हैं कि ईवीएम कम से कम बच गई, वरना उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते थे। ये राजनीति की बातें हो रही हैं, पढ़ सकते हैं। ये व्यापार उतार चढ़ाव के कारण, व्यापक उतार चढ़ाव के कारण, ये भी पढ़ लीजिए। शेयर बाजार में आपने देखा है ना, पिछले एक सप्ताह के दौरान शेयर बाजार में कई अभूतपूर्व घटनाएं सामने आई हैं। एक तो आप देखते हैं एग्जिट पोल एक तरफा जीत दिखा रहे थे तो शेयर मार्केट बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन जैसे ही आप देखते हैं कि उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आए, शेयर मार्केट धड़ाम हो गया। इस दौरान आप देखेंगे इस दौरान बाजार में कई अभूतपूर्व घटनाएं सामने आई हैं। इस दौरान इसने गिरने और उछलने के 2 रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं था जब बाजार ने इतना तीव्रता से परिवर्तन शार्प रिएक्ट किया है। वस्तुतः पिछले 1.5 सप्ताह यानी कि लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आने के बाद से ही शेयर बाजार में जबरदस्त उठापटक देखने को मिली है। एग्जिट पोल आने के अगले कारोबारी दिन 3 जून को शेयर बाजार में उछाल देखा गया, लेकिन उसके अगले दिन यानी मतगणना के दिन बाजार में हाहाकार मच गया। शेयर बाजार में इतनी तेजी से शार्प उठापटक को सामान्य तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है, मगर यह कोई अनहोनी भी नहीं है और इस स्तर की या थोड़ी कम ज्यादा उठापटक अथवा उतार चढ़ाव पहले भी होता आया है। शेयर बाजार को प्रभावित करने वाले कारक अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसे ऊपर या नीचे करने वाले बड़े निवेशकों में से अहम हिस्सेदारी संस्था का निवेशकों की होती है। ये निवेशक बड़े वित्तीय संस्थान, पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, म्यूचुअल फंड, हेज फंड आदि होते हैं। ये देसी और विदेशी दोनों हो सकते हैं और इनके पास आप देखिए कंपनियों की आर्थिक स्थिति से लेकर देश के आर्थिक राजनीतिक परिदृश्य को समझने व उसकी थाह लेने के लिए पर्याप्त संसाधन और सक्षम टीम होती है। इसलिए ऐसी स्थिति को भांप कर बाजार में अपनी चाल तय करते हैं और उन्हीं की चालों से बाजार की गति भी तय होती है। अब सवाल यह है कि वे कौन से प्रमुख कारक होते हैं जिनसे शेयर बाजार अचानक इतना रिएक्ट करता है और निवेशकों की कमाई को एक झटके में ऊपर या फिर नीचे पहुंचा देता है। ये प्रमुख कारक इस प्रकार हैं। घरेलू राजनीतिक हालात, किसी देश की अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध वहां की सियासी हालात से होता है। अगर देश में राजनीतिक स्थिरता स्थिर होती है तो बाजार को मजबूती मिलती है। खासकर विदेशी निवेशक घरेलू शेयर में निवेश करने से पहले उस देश की राजनीतिक स्थितियों पर गौर करते हैं और सियासी हालात प्रतिकूल महसूस होने पर वे बाजार से दूर जाने लगते हैं। उदाहरण 3 जून को सेंसेक्स से 2507 अंकों यानी कि 3.55% की बढ़त पर बंद हुआ और वजह थी एग्जिट पोल में मोदी सरकार की हैट्रिक की संभावना, यानी सियासी स्थिरता और मजबूती। लेकिन जब भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो राजनीतिक अस्थिरता की आशंका गहराने से सेंसेक्स 4389 अंक गिरकर बंद हुआ। वैश्विक आर्थिक घटनाएं, तो किसी भी देश की आर्थिकी बंद नहीं रह सकती। वैश्विक स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ता है
और 2008 में वैश्विक आर्थिक मंदी, भारी मंदी छाई रही। भारत भी इसके असर से नहीं बच सका और साल भर में सेंसेक्स में 63% की गिरावट दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय भू राजनीति, तो वैश्विक स्तर पर होने वाली भू राजनीतिक गतिविधियों का भी सीधा असर शेयर बाजार पर होता है। वर्तमान में चल रहे इजराइल हमास युद्ध और यूक्रेन रूस सैन्य संघर्ष इसी तरह के भू राजनीतिक फैक्टर हैं। इस तरह के तनाव वैश्विक अव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इसके फलस्वरूप शेयर बाजारों पर दबाव बनता है। उदाहरण के रूप में आप देखिए 24 फरवरी 2022 को एक रात पहले रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले की खबर आई और इसके अगले ही सुबह भारत के शेयर बाजार में भी निगेटिव सेंटीमेंट्स का जबरदस्त हमला हो गया। एक दिन में ही सेंसेक्स में 2702 अंकों में गिरावट आ गई, यानी सेंसेक्स से 4.72% नीचे लुढ़क गया। और इसके बाद भी रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की खबरें आई, बाजार ने फिर से इस पर रिएक्ट किया। महामारी तो घरेलू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय जियो पॉलिटिक्स एवं आर्थिक स्थितियों के अलावा ऐसी वजह पर भी शेयर बाजार शार्प रिएक्ट करता है जो सदियों में कभी कभार पैदा होती है। ऐसा ही एक वजह थी कोरोना, और इससे दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को अस्त व्यस्त कर दिया। इसका भारत की अर्थव्यवस्था और यहाँ के शेयर बाजार पर असर पड़ना भी स्वाभाविक था। उदाहरण के तौर पर सेंसेक्स में सबसे बड़ी गिरावट 23 मार्च 2020 को आई। एक दिन पहले 22 मार्च रविवार को देश में लॉकडाउन का ट्रायल किया गया और इसी से यह आशंका गहराने लगी कि देश में लंबा लॉकडाउन लग सकता है, और फिर लगा भी। और इसलिए जब अगले दिन बाजार खुले तो यह 3,934 अंक तक गिर गया और यहाँ 13.15% की बड़ी गिरावट थी। वो वस्तुतः ज्यादातर निवेशक तब निवेश करते हैं जब बाजार में तेजी होती है, और तेजी में निवेश करना आम निवेशकों के लिए आमतौर पर फायदेमंद नहीं होता है। यदि उस समय निवेश करना भी है तो ऐसे शेयरों से बचना चाहिए जो अपने उच्चतम स्तर के आसपास हों। साथ ही यह भी ध्यान रखना जाना चाहिए कि छोटी कंपनियों के शेयरों की तुलना में ब्लू चिप या दिग्गज कंपनियों के शेयर में ज्यादा निवेश किया जाए। तो इस तरह से आप देखेंगे, ये आपका संपादकीय पार्ट है दैनिक जागरण का। एक आर्टिकल, एक एडिटोरल ये आपका जनसत्ता का बड़ा अच्छा लिखा जाता है और डेली हम लोग इस पर बात तो कर ही रहे हैं और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है पढ़ने में। और मैं कहता हूं इस तरह के आर्टिकल अगर कहीं मिला करें तो जरूर देखा करिएगा। ये आपको पहले इससे डायरेक्ट कई पॉइंट आपको आंसर राइटिंग के लिए और निबंध के लिए मिल जाते हैं। हिंद महासागर का बिगड़ता मिजाज, तो महासागरों का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इसमें हिंद महासागर तेजी से गर्म हो रहा है। प्राकृतिक आपदाएं बार बार उथल पुथल मचाने लगी हैं और इनकी वजह से तटीय इलाकों में रहने वाले समुदायों के लिए खतरा पैदा हो गया है। विज्ञान पत्रिका जनरल साइंस डायरेक्ट में प्रकाशित अध्ययन से इसकी जानकारी मिली है। पिछले 5 दशक से प्राकृतिक संसाधनों में अनेक प्रकार के बदलाव देखे जा रहे हैं और इनके असर से ऋतु चक्र और वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव बढ़ रहा है। यह महज भारत की समस्या नहीं है, वैश्विक स्तर पर जलवायु में बदलाव देखा जा रहा है। पत्रिका के मुताबिक समुद्र की सतह का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने का अनुमान है। अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर का गर्म होना सिर्फ सतह तक सीमित नहीं है, इसके जल का तापमान भी बढ़ता जा रहा है और इससे समुद्री ऊष्मी तरंगें बननी शुरू हो गई हैं। समुद्री जैव विविधता पर इसका बुरा असर देखा जा रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार शताब्दी के अंत तक अत्यधिक द्विध्रुवीय घटनाओं में 66% तक की वृद्धि का अनुमान है। एक अध्ययन के मुताबिक 21वीं सदी के अंत तक हिंद महासागर का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इसकी सिर्फ सतह नहीं बल्कि 10 किलोमीटर नीचे तक पानी गर्म हो रहा है। महासागर का तापमान बढ़ने से कई देशों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। वैज्ञानिकों के मुताबिक इसका असर पर्यावरण पर व्यापक रूप से पड़ेगा। वैज्ञानिकों ने अपने एक अध्ययन में पाया कि 2020 से 2100 के बीच हिंद महासागर की समुद्री सतह के तापमान में 1.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि होने की उम्मीद है और जिससे कई तरह की प्राकृतिक आपदाएं आने की आशंका है और इससे मानसून पर असर पड़ेगा, चक्रवात आएगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी। आने वाले 75 साल में जैव विविधता पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। हजारों किलोमीटर की जैव विविधता नष्ट हो सकती है। देखिए, तापमान का जो बढ़ रहा है, जलवायु परिवर्तन का असर हर क्षेत्र पर पड़ता है। मानव स्वास्थ्य पर देख लीजिए, अर्थव्यवस्था पर देख लीजिए, देशों की स्थिति पर देख लीजिए, जीव जंतुओं पर आप देख लीजिए, जैव विविधता पर देख लीजिए, पर्यावरण पर देख लीजिए, पारिस्थितिकी पर देख लीजिए। अध्ययन के मुताबिक समुद्री लू, समुद्र का तापमान असामान्य रूप से अधिक रहने का समय 1970 से सन 2000 के दौरान हर साल 20 दिन होती थी, अब उसके बढ़कर हर साल 220 से 250 दिन होने का अनुमान है। इसके चलते उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर 21वीं सदी के अंत तक स्थायी लू की स्थिति के करीब पहुंच जाएगा और इस हालात में समुद्र की पारिस्थितिकी पर गहरा असर होगा और समुद्र में पाई जाने वाली तमाम चीजों के रंग में
बदलाव हो सकता है, और जिसमें आप देखिए समुद्री घास, मूंगों और मछलियों का रंग भी बदल जाएगा। चक्रवात बहुत कम वक्त में ही जोर पकड़ने लगता है। समुद्र का तापमान बढ़ने से नई समस्याएं पैदा होगी। समुद्र से इंसान का सीधा रिश्ता है, इसलिए वैज्ञानिक हिंद महासागर के बढ़ते तापमान से बेहद चिंतित हैं। जाहिर तौर पर धरती के बढ़ते तापमान के साथ समुद्र का तापमान बढ़ना मानव सभ्यता के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। और उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के लिए भविष्य के पूर्वानुमान शीर्षक अध्ययन के मुताबिक हिंद महासागर के जल के तापमान का तेजी से बढ़ना महज इसकी सतह तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर में ऊष्मा की मात्रा की सतह से 2000 मीटर की गहराई तक वर्तमान में 4.5 जेटा जूल प्रति दशक की दर से वृद्धि का अनुमान है, और आने वाले वक्त में इसके 16 से 22 जेटा जूल प्रति दशक की दर से बढ़ने का अनुमान है। जाहिर तौर पर आप देखिए इसे हिंद महासागर क्षेत्र के आसपास ही नहीं, कई किलोमीटर क्षेत्र में कई आप देखते हैं कि तरह के बदलाव होने का अनुमान है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ऊष्मा की मात्रा में होने वाली वृद्धि एक परमाणु बम हिरोशिमा में हुए विस्फोट से पैदा होने आप देखते हैं कि वाली ऊर्जा के समान होगी। इसके अलावा अरब सागर सहित उत्तर पश्चिम हिंद महासागर में बहुत ज़्यादा मात्रा में गर्मी हो सकती है, जबकि सुमात्रा और जावा के तटों पर कम गर्मी होने के अनुमान है। बेहद तेज तूफानों से समुद्री तटों पर कई तरह के विनाशकारी मंजर नजर आ सकते हैं। हिंद महासागर के साथ साथ दूसरे महासागरों का तापमान बढ़ना किसी बड़े विनाश का सूचक बताया जा रहा है, और महासागरों का तापमान गर्म होने के बीच सतह के तापमान के मौसमी चक्र में बदलाव होने का अनुमान है, और जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं बढ़ सकती हैं। एक अध्ययन के मुताबिक वर्ष 1980 से सन 2020 के दौरान हिंद महासागर में अधिकतम औसत तापमान पूरे साल 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा है। वैज्ञानिक इससे अनुमान लगा रहे हैं कि भारी उत्सर्जन परिदृश्य के तहत 21वीं सदी के अंत तक न्यूनतम तापमान पूरे साल 28.5 डिग्री सेल्सियस 30.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। और गौरतलब है कि 28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की सतह का तापमान आमतौर पर गहरे संवहन और चक्रवात के लिए अनुकूल माना जाता है। अध्ययन के मुताबिक 1950 के दशक से भारी बारिश की घटनाएं और भयंकर चक्रवात पहले से भी कहर ढा चुके हैं, और सागर के तापमान में वृद्धि के साथ इसके और बढ़ने का अनुमान है, और इससे बहुत सारे विपरीत प्रभाव दिखाई पड़ रहे हैं। हिंद महासागर में गर्मी बढ़ने से इसका जल स्तर भी बढ़ सकता है। पानी में गर्मी का विस्तार हिंद महासागर में समुद्र के जल स्तर में आधी से अधिक वृद्धि में योगदान देता है, जो ग्लेशियर और समुद्री बर्फ के पिघलने से होने वाली बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा है। अध्ययन के मुताबिक सदी के अंत तक समुद्र का अम्लीकरण तेज हो सकता है, और इसके से तहत सतह का पीएच 8.1 से ऊपर घटकर आप देखिए 7.7 से नीचे आ सकता है, और पीएच में अनुपातिक बदलाव समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस वजह से मूंगे और ऐसे जीव जो अपनी खोल के निर्माण और रखरखाव के लिए कैल्सीफिकेशन पर निर्भर रहते हैं प्रभावित होंगे। इस बदलाव को पीएच में बदलाव के आधार पर हम समझ सकते हैं कि जैसे इंसान के रक्त के पीएच में मामूली 0.1 की गिरावट से सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है और पड़ जाता है, कई अंग काम करना बंद कर देते हैं, उसी तरह सागर के पानी के पीएच मान में बदलाव के असर का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अलावा क्लोरोफिल उत्पादक में भी गिरावट आने का अनुमान है। इससे पश्चिमी अरब सागर की परिस्थितिकी ज्यादा प्रभावित होती है, और मानसून और चक्रवात निर्माण को प्रभावित करने वाली एक घटना हिंद महासागर द्विध्रुव में भी बदलाव आने का अनुमान वैज्ञानिक लगा, और इसमें 21वीं सदी के अंत तक बहुत तेज बदलाव वाली घटनाओं की आवृत्ति में 66% तक की वृद्धि हो सकती है। वहीं मध्यम घटनाओं की आवृत्ति में 52% की कमी आने का अनुमान है। हिंद महासागर 40 देशों की सीमा से कुछ होता है। दुनिया की आबादी की 1/3 हिस्से के घर हिंद महासागर क्षेत्र में आते हैं, और जलवायु परिवर्तन का सामाजिक आर्थिक असर कितना गहरा पड़ेगा इसके अनुमान लगाया जा सकता है। आज हिंद महासागर और इसके आसपास के इलाकों में वैश्विक स्तर पर प्राकृतिक आपदाओं के सबसे ज्यादा खतरे वाले क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए हिंद महासागर और दूसरे महासागरों से बढ़ते खतरे पर चौकन्ना रहने की बेहद जरूरत है। और इस तरह से देखेंगे आप लोग कि आज के संपादकीय पार्ट की कहानी खत्म होती है। ये हिंद महासागर है, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है, ये फिलीपींस सागर है, यहाँ आपको दक्षिण चीन सागर देखने को मिलेगा, ये पूर्वी चीन सागर है, ये प्रशांत महासागर आपको देखने को मिल रहा है। ये भी सब याद रखा करिएगा। दक्षिण अंध महासागर, यहाँ आप देखिए अटलांटिक महासागर, यहाँ आर्कटिक महासागर आप देखेंगे। और जब मैं कहता हूँ ना भूगोल आप लोग पढ़ते हैं तो मैप का सहारा लेकर पढ़ा करिएगा, ठीक है। मेरे लिए कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग जरूर बताया करिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। ईमानदारी से तैयारी करिए, मेहनत करिए। धन्यवाद।